अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ट्रांजिस्टर एज ए स्विच। तो ट्रांजिस्टर एज ए स्विच पढ़ने के लिए हमें ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशंस जो है वो पढ़नी है। उसमें हमें आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांजिस्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने पिछले लेक्चर में, ये जो लेक्चर नंबर 2 है ट्रांजिस्टर्स में, ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशंस, उसमें हमने अच्छे से पढ़ाया है कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ट्रांजिस्टर क्या होते हैं। तो यहाँ मैं थोड़ा फिर से कहूँगा ताकि उससे हम एक्सप्लेन करेंगे कि ट्रांजिस्टर एज ए स्विच कैसे काम करता है। तो हमें ट्रांजिस्टर एज ए स्विच, अगर इसे ट्रांजिस्टर को एज ए स्विच काम कराना है तो इसके लिए हमें एक ट्रांजिस्टर की ज़रूरत पड़ेगी। ये हमारा ट्रांजिस्टर है, मान लो ये इसकी बेस है और ये इसका कलेक्टर और ये इसका एमिटर। तो अब हम इसे कैसे पहचानेंगे, क्योंकि बेस ज़्यादा पॉजिटिव होगी तो ये इट इज़ एन एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो फ्रॉम पी टू एन होगा, यानी कि एरो बेस से इमिटर की तरफ होगा, तो ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर बनेगा। तो ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर रहा, बट विथ ए कॉमन इमिटर मोड, यानी कि इमिटर यानी कि हम इनपुट दे रहे हैं किस किस को, बेस और इमिटर को, यानी कि बेस और इमिटर को हम इनपुट दे रहे हैं और आउटपुट जो हम ऑब्टेन कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम कलेक्टर और इमिटर से। तो इमिटर यहां भी आ रहा है और इमिटर यहां भी आ रहा है, बेस और इमिटर में। तो इमिटर इज कॉमन, तो ये कॉमन मोड में है। तो इसमें जो हम इनपुट करंट देते हैं वो होता है बेस करंट, और जो ऑब्टेन आउटपुट करंट होता है हमें वो होता है कलेक्टर करंट। यानी कि आउटपुट करंट होगा कलेक्टर करंट, इनपुट होगा बेस करंट। तो जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ट्रांजिस्टर के, यानी कि अगर हम देखेंगे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, वो होते हैं कि जब हम आउटपुट वोल्टेज को, यानी कि जो इसे हम कलेक्टर और इमिटर को हम वोल्टेज देंगे उसे हम डिनोट करेंगे VCE से, तो उसके साथ साथ कौन सी चेंज आएगी आउटपुट करंट में, दैट इज कलेक्टर करंट में। यानी कि जब हम कलेक्टर इमिटर वोल्टेज को चेंज करेंगे तो कलेक्टर करंट में कौन सी चेंज आएगी, उस वक्त क्या होना चाहिए, बट जो हमारा बेस करंट है वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो इन्हें हम कहते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ट्रांजिस्टर। किस मोड में, कॉमन इमिटर मोड में। तो क्या है कि जो हमारी कलेक्टर इमिटर वोल्टेज है उसके साथ साथ जो आउटपुट करंट कलेक्टर करंट है वो कितना चेंज होगा जब बेस करंट कांस्टेंट होगी, तो उन्हें हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ट्रांजिस्टर कहते हैं। तो जब हम प्लॉट करते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ट्रांजिस्टर तो हमें ऐसे कुछ मिलता है कि कलेक्टर करंट पहले लीनियरली इंक्रीज होता है, फिर कांस्टेंट बनता है जब हमारा बेस करंट होगा 0। अगर हम इस बेस करंट को फिर से इंक्रीज करेंगे, मान लो अब हमने बेस करंट को इंक्रीज किया है, IB इज इक्वल टू 10 माइक्रो एम्पियर्स, बेस करंट को हमने 10 माइक्रो एम्पियर्स बनाया, तो कलेक्टर करंट फिर से इंक्रीज होगा, फिर कांस्टेंट होगा। ऐसे ही 20s पे, ऐसे ही 30, यानी कि अगर हम IB को अब 20 माइक्रो एम्पियर रखेंगे और ऐसे ही IB को अब 30 माइक्रो एम्पियर रखेंगे, तो इस तरह से हमें आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं एक ट्रांजिस्टर के। बट इस आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में, यानी कि जो हम पढ़ते हैं कि हमने VCE को चेंज किया, क्या चेंज हुई कलेक्टर करंट में जब बेस करंट कांस्टेंट था, तो ये हमें मिलता है एक आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ट्रांजिस्टर इन कॉमन इमिटर मोड। तो इसमें हमें 3 रीजन्स मिलते हैं, यानी कि ये जो रीजन है यहां से, इस रीजन को हम कहते हैं एक्टिव रीजन, यानी कि ये हमारा एक्टिव रीजन बनता है। इसमें क्या होगा अभी हम एक्सप्लेन करेंगे कि एक्टिव रीजन क्या होता है। इसके अलावा जब बेस करंट होगा, बेस करंट 0 के नीचे जो ये रीजन हमें मिलेगा इसे हम कहते हैं कट ऑफ रीजन, तो इसे हम कहते हैं कट ऑफ रीजन। तो मिले हमें 2 रीजन अभी तक, यानी कि एक तो एक्टिव रीजन मिला हमें और दूसरा कट ऑफ रीजन, और तीसरा रीजन यहां पे मिलता है हमें, ये रीजन, इस रीजन को हम कहते हैं सैचुरेशन रीजन। तो 3 रीजन्स मिलते हैं हमें आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर से। ऐसे मिलते हैं कि हमने कलेक्टर इमिटर वोल्टेज को चेंज किया, कलेक्टर करंट में कौन सी चेंजेस हुई जब बेस करंट कांस्टेंट था। तो इस तरीके से हमें 3 रीजन्स मिलते हैं, एक मिलता है एक्टिव रीजन, दूसरा मिलता है कट ऑफ रीजन और तीसरा मिलता है सैचुरेशन रीजन। अगर हम इस तीनों रीजन्स को अब एक्सप्लेन करेंगे, यानी कि ये एक्टिव रीजन होता क्या है,
इस ट्रांजिस्टर में, यानी कि कट ऑफ रीजन और सैचुरेशन रीजन। तो पहले हम पढ़ेंगे एक्टिव रीजन। तो एक्टिव रीजन क्या होता है? एक्टिव रीजन वो रीजन होता है जब आई बी 0 होगा, यानी कि इससे ऊपर जो रीजन आएगा हमें, ये वाला रीजन, इसे हम कहते हैं एक्टिव रीजन। यानी कि एक्टिव रीजन वो रीजन होता है जो अबो आई बी इज इक्वल टू 0 से मिलेगा। यानी कि ये वाला जो रीजन है आई बी इज इक्वल टू 0 से, ये रीजन जो हमें मिलेगा, इस रीजन को हम कहते हैं एक्टिव रीजन। इसमें क्या होता है? इसमें जो हमारा इमिटर बेस जंक्शन, यानी कि अगर हम एक ट्रांजिस्टर बनाएंगे यहां फिर से, ये रही हमारी बेस, ये कलेक्टर, और ये रहा हमारा इमिटर। तो जो इमिटर बेस, यानी कि इमिटर और बेस है, दिस इज पी एन एंड एन, यानी कि एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो जो P है ये पॉजिटिव के साथ होना चाहिए, और जो यहाँ N रीजन है वो नेगेटिव के साथ, यानी कि इमिटर बेस जंक्शन होना चाहिए फॉरवर्ड बायस्ड मोड में, एक्टिव रीजन में, यानी कि फॉरवर्ड बायस्ड। और जो हमारा कलेक्टर इमिटर है वो होना चाहिए रिवर्स बायस्ड मोड में। तो तब जाके यहां से कलेक्टर करंट हमें मिलेगा, यानी कि जब ये इमिटर बेस फॉरवर्ड बायस में है और कलेक्टर इमिटर जो है वो रिवर्स बायस में है, और आई बी भी 0, यानी कि इससे ऊपर जो वैल्यूज हमें मिलेंगी उसे हम कहते हैं एक्टिव रीजन। तो इसमें क्या होगा कि जो बेस से करंट, यानी कि फॉरवर्ड बायसिंग की वजह से हमें यहाँ पे कलेक्टर करंट मिलेगा, और वो कलेक्ट करंट किससे इंक्रीज होगा? जो हम इस कलेक्टर और इमिटर को वोल्टेज देंगे। मान लो हमने इसे बैटरी से ज्वाइन किया है, पॉजिटिव नेगेटिव इस बैटरी से ज्वाइन किया है, जिसे हम कहेंगे VC, यानी कि कलेक्टर और इमिटर को जो हमने बैटरी दिया, अगर हम उसे इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि VC को इंक्रीज कर रहे हैं, तो हमारा कलेक्टर करंट भी इंक्रीज होता है। किस रीजन में? एक्टिव रीजन में। यानी कि जितनी हम यहां से इंक्रीज करेंगे, देखो यहां पे एक वैल्यू है, इससे इंक्रीज कर लो तो इसके वैल्यूज इंक्रीज होते जा रहे हैं। जितनी हम VC इंक्रीज कर रहे हैं तो कलेक्टर करंट भी इस रीजन में इंक्रीज ही होगा। यानी कि क्या होगा? जो ही हम VCE को इंक्रीज कर रहे हैं तो IC जो है कलेक्टर करंट वो भी इंक्रीज होगा। बट ये जो रीजन है, अगर हम इस रीजन में किसी भी ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करवाएंगे, यानी कि एक्टिव रीजन में अगर हम किसी ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करवाएंगे, तो ये हमें किसका काम देता है? एम्पलीफायर का। जो हमने पढ़ाया है ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। तो ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर किस रीजन में काम करता है? एक्टिव रीजन में। अब रहे हमारे पास दो और रीजन्स, यानी कि एक तो कट ऑफ रीजन है, दूसरा है सैचुरेशन रीजन। अगर हम नंबर 2 जो कट ऑफ रीजन है वो पढ़ेंगे, तो फ्रॉम डायग्राम हमें मालूम है कट ऑफ रीजन बिलो आता है किससे? IB इज इक्वल टू 0। जो IB होगा, यानी कि बिलो IB इज इक्वल टू 0, यानी कि जब बेस करंट 0 है, इससे नीचे वाला जो ये रीजन हमें मिलेगा, इस रीजन को हम कहते हैं कट ऑफ रीजन। और इसमें क्या है इस कट ऑफ रीजन में कि जो करंट है, यानी कि कलेक्टर करंट, वो लीनियरली इंक्रीज होता है इसमें, यानी कि जब बेस करंट 0 ही है, बट यहां तक हमें कलेक्टर करंट मिल रहा है। यहां से हम अगर हम देखेंगे तो कलेक्ट करंट इंक्रीज लीनियरली, यानी कि इसका एक फिक्स्ड वैल्यू होता है। तो बिलो IB जो रीजन आएगा उसे हम कहते हैं कट ऑफ रीजन। बट इसमें क्या है, जो IC है उसकी एक फाइनाइट वैल्यू होती है, फाइनाइट वैल्यू। बट इसमें क्या होता है, इस कट ऑफ रीजन में क्या होता है, जो हम यहां से इसे बैटरी से पोटेंशियल देंगे, सिंस इट शुड बी फॉरवर्ड बायस्ड, तो P पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ज्वाइन होना चाहिए और N नेगेटिव टर्मिनल, यानी कि इमिटर होना चाहिए नेगेटिव के साथ और बेस होनी चाहिए पॉजिटिव के साथ। बट जो यहां से इमिटर और बेस का जो अपना जंक्शन पोटेंशियल होगा, यानी कि जब हम देखेंगे VBE, यानी कि इमिटर और बेस, जो बेस और इमिटर है अपनी जंक्शन पोटेंशियल दिखाएगा। तो उस जंक्शन पोटेंशियल, अगर हमारी इनपुट, यानी कि जो हम यहां से बैटरी की इनपुट दे रहे हैं, बैटरी से इनपुट दे रहे हैं किसको? बेस और इमिटर को, अगर उसकी BE ज्यादा हो गई किसके? इस बैटरी के इनपुट से,
यानी कि जो हम बैटरी से इनपुट दे रहे हैं, अगर जंक्शन पोटेंशियल ऑफ बेस और इमिटर उससे ज्यादा है तो ये किस में आएगा, ये पार्शियली रिवर्स मोड में आएगा, क्योंकि इसकी जो पोटेंशियल है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू जो हम बैटरी से इसे पोटेंशियल दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि इन कट ऑफ रीजन हम कह सकते हैं कि जो इमिटर है, इमिटर बेस, वो किस में है, रिवर्स मोड में, रिवर्स बायस्ड मोड में। तो हम ये कैसे कहते हैं कि असल में तो ये फॉरवर्ड बायस्ड मोड में ही है, बट क्या है कि जो यहां से जंक्शन पोटेंशियल है वो ज्यादा है, यानी कि जो बैरियर पोटेंशियल होगी या जंक्शन पोटेंशियल होगी बेस और इमिटर की, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू जो हम इनपुट इसे बैटरी से दे रहे हैं, इनपुट वोल्टेज हम दे रहे हैं। तो उस वजह से क्या होगा कि ये रिवर्स मोड में आता है, जिस वजह से क्या होगा, जब यहां से बेस करंट ही नहीं बनेगा, आई बी क्या होगा, जीरो, तो कट ऑफ रीजन में आई बी होगा जीरो, इससे नीचे तो कलेक्टर करंट भी क्या होगा, कलेक्टर करंट की तो फिक्स्ड वैल्यू है बट वो भी धीरे धीरे कम होगी, क्योंकि अब ये फॉरवर्ड मोड में नहीं आया था, क्योंकि इसकी जंक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। तो कट ऑफ रीजन में ऐसा होता है कि ये बिलो आई बी, यानी कि जब जीरो होगा बेस करंट उसके नीचे आएगा, आईसी की कुछ फाइनाइट वैल्यू होती है, बट ड्यू टू जंक्शन पोटेंशियल ऑफ बेस एंड इमिटर उस वजह से ये रिवर्स मोड में आता है, क्योंकि वो इस बैटरी से ज्यादा होती है। तो इस तरह से कलेक्टर करंट एक फिक्स्ड वैल्यू अटेन करता है। अब क्या होगा, यानी कि यहां हम कह सकते हैं कि कलेक्टर करंट जीरो भी होगा। क्यों होगा जीरो, एक फिक्स्ड वैल्यू, यानी कि ये इसके नीचे आ रहा है, इसके फिक्स्ड वैल्यूज है, बट जहां जब बेस करंट ही मिला तो कलेक्टर करंट एक फिक्स्ड वैल्यू, यानी कि ड्यू टू रिवर्स बायसिंग की वजह से थोड़ा फाइनाइट वैल्यू ऑब्टेन करेगा, तो जीरो नहीं होगा यहां पे। अब क्या है कि अब तीसरा रीजन आता है हमें, जिसे हम कहते हैं सैचुरेशन रीजन। अब ये सैचुरेशन रीजन क्या होता है, तो तीसरा रीजन सैचुरेशन रीजन वो रीजन होता है, इट इज, यानी कि जो किस में लाई करता है, जीरो वोल्टेज एक्सिस के करीब, यानी कि जो जीरो यहां पे वोल्टेज जीरो है तो इस वोल्टेज एक्सिस के करीब जो रीजन बनेगा, यानी कि हम कह सकते हैं रीजन लाइज क्लोज टू जीरो वोल्टेज एक्सिस, यानी कि जो वोल्टेज एक्सिस पे हम इसे डिक्रीज करेंगे, यानी कि जीरो वोल्टेज एक्सिस के करीब लाएंगे, तो जो ये रीजन मिलेगा हमें यहां, इसको हम कहते हैं सैचुरेशन रीजन। बट ये सैचुरेशन रीजन वहां पे इसी रीजन में सारे कर्व्स, यानी कि ऑल द कर्व्स मीट इन द सैचुरेशन रीजन, यानी कि ये जो सारे कर्व्स हम डाल रहे हैं इस पे, तो वो सारे मीट कर रहे हैं किस रीजन में, सैचुरेशन रीजन में। और सैचुरेशन की एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि सैचुरेशन में जो करंट होगा, यानी कि जो कलेक्टर करंट होगा इन सैचुरेशन रीजन, वो डिपेंड नहीं होता है बेस करंट पे, यानी कि बेस करंट कितना हो, चाहे हम उसे इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, बट कलेक्टर करंट इस रीजन में इस पे डिपेंड नहीं करता। यह है इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि जो कलेक्टर करंट है वो इंडिपेंडेंट होता है बेस करंट में, किस रीजन में, सैचुरेशन रीजन में। तो ये थे हमारे पास अभी तीन रीजन, एक्टिव रीजन, कट ऑफ रीजन और सैचुरेशन रीजन। बट मैंने ही कहा था कि एक्टिव रीजन में ये जो ट्रांजिस्टर होता है ये एम्पलीफायर का काम करता है, बट जो सैचुरेशन रीजन और कट ऑफ रीजन होता है, ये दो रीजन, इन दो रीजन को हम यूज कर सकते हैं ट्रांजिस्टर में, तो वो किसका काम देगा, हमें एज ए स्विच का काम देगा। तो सैचुरेशन और कट ऑफ रीजन में जब हम उसे वर्क कराते हैं किसको, ट्रांजिस्टर को, तो वो एक्ट करता है एज ए स्विच। अब हम देखेंगे कि ट्रांजिस्टर एज ए स्विच कैसे काम करता है, यानी कि हमने पढ़ा कि सैचुरेशन रीजन और कट ऑफ रीजन। अब अगर हम देखेंगे कि स्विच होता क्या है, तो स्विच होता है एक ऐसा डिवाइस जो क्या करता है, ऑन और ऑफ करता है करंट को इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो किसी भी सर्किट में ध्यान रखना, कट ऑफ रीजन और सैचुरेशन रीजन में ये ट्रांजिस्टर काम करेगा एज ए स्विच का, तो एक्टिव रीजन में काम करेगा एज एन एम्पलीफायर का। तो अगर हम देखेंगे कि अब स्विच होता क्या है, तो स्विच एक ऐसा डिवाइस होता है जो ऑन और ऑफ का काम करता है, यानी कि ऑन और ऑफ किसको करेगा, करंट को इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो जो ही ऑन करेगा तो करंट फ्लो होगा, ऑफ करेगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। बट किस रीजन में कि अगर हमें ट्रांजिस्टर को काम कराना है एज ए स्विच, तो हमें इसे ड्राइव कराना है, ड्राइव बैक एंड फ्रॉथ, किन के दरमियान, किन रीजन के दरमियान, कट ऑफ रीजन एंड सैचुरेशन रीजन।
तो इन दो रीजन्स के दरमियान हमें इसे काम कराना होगा। किसको? ट्रांजिस्टर को, तब जाके एक स्विच का काम करेगा। अब अगर हम इसकी सर्किट डायग्राम बनाएंगे कि हम एक ट्रांजिस्टर लेंगे, मान लो ये हमारा एक ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर, दिस इज आरबी एंड दिस इज इमिटर, कॉमन इमिटर। तो इसे पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, बट दिस इज वेरिएबल बैटरी। और ये रहा हमारा कलेक्टर, यहां पे हम कलेक्टर रेजिस्टर लेंगे। इसके अलावा इसे एक और बैटरी देंगे, इसका नाम रखेंगे हम VCC और इसका नाम रखेंगे VBB। तो जब ये, इसके अलावा जो इसका पोटेंशियल होगा यानी कि जंक्शन पोटेंशियल, वो होगा दिस इज बेस, दिस इज कलेक्टर एंड दिस इज इमिटर। तो यहां मिलेगा हमें VBE और यहां से मिलेगा हमें VCE, दिस इज RC, कलेक्टर रेजिस्टर। तो ये रहा हमारा सर्किट, जब ये सर्किट ट्रांजिस्टर का एज ए स्विच काम करेगा। तो अगर हम इस पे, यानी कि ये जो लूप है हमारा, तो यहां पे देखेंगे कि जो हमारी VBB है इनपुट बैटरी है, VCC हमारी आउटपुट बैटरी है। जैसे यहां अगर हम देखेंगे तो यहां एक जंक्शन पोटेंशियल अपना क्रिएट होगा जिसे हम कहेंगे VBE, यानी कि बेस और इमिटर की जंक्शन पोटेंशियल। ऐसे ही VCE कलेक्टर और इमिटर की जंक्शन पोटेंशियल। तो अगर हम इस पे किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करेंगे, यानी कि पहले इस मैश पे किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा कि जो हम इनपुट दे रहे हैं इसे, यानी कि इनपुट वोल्टेज कितनी होगी, तो इनपुट वोल्टेज होगी हमारी VBB। तो किसके बराबर होगी? वो होगी कि इसमें कितना करंट पास हो रहा है, यानी कि IB बेस करंट एंड इट्स रेजिस्टेंस, तो वो होगी वोल्टेज RB इंटू IB, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट इज अगेन पोटेंशियल। और इसके अलावा होगा प्लस जो जंक्शन पोटेंशियल होगा VBE, बेस और इमिटर की जो जंक्शन पोटेंशियल होगी इसके बराबर होगी। और इसके बाद अगर हम इस पे अप्लाई करेंगे तो ऐसे ही VCC आउटपुट वोल्टेज जो है वो किसके बराबर होगी? कलेक्टर करंट कितना मिल रहा है, यहां से इमिटर करंट, तो वो किसके बराबर होगा? RC IC प्लस V किसकी? कलेक्टर और इमिटर की। तो ये रही हमारी, यानी कि जब हमने इस पे क्या अप्लाई किया, अप्लाई करना था इस पे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करने के बाद हमें इससे दो इक्वेशंस मिले। अगर हम कर लेंगे, पुट कर लेंगे, इफ ये जो हमारी है VBB, ये जो हमारी, इसे हम डिनोट करेंगे VI से, यानी कि हमारी इनपुट वोल्टेज, और जो यहां से ये VCE इसे हम कहेंगे ये हमारी आउटपुट वोल्टेज है। तो हमें इक्वेशंस फिर से क्या मिलेंगी? तो VBB के बदले हम क्या लिखेंगे? VI इज इक्वल टू RB IB प्लस VBE। तो ये रही हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर हम VCE के बदले क्या लिखेंगे? कलेक्टर इमिटर वोल्टेज जो हमारी आउटपुट वोल्टेज होगी, तो इसके बदले लिखेंगे V आउटपुट विच इज इक्वल टू VCC माइनस, इसे इस साइड ले जाओ, RC IC। तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस मिलती है, यानी कि इनपुट इक्वेशन और आउटपुट इक्वेशन। अगर हम कहेंगे कि ये जो हमारी दो इक्वेशंस है और ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर है सिलिकॉन NPN ट्रांजिस्टर, बट इन ए कॉमन इमिटर मोड, यानी कि जो इसका कॉमन इमिटर है उसे हमने ग्राउंड किया है, यानी कि इनपुट भी उसी को दिया है बेस और उसे, और आउटपुट ऑब्टेन किया कलेक्टर और इमिटर से। तो अगर हम इस ट्रांजिस्टर को कहेंगे कि ये हमारा सिलिकॉन NPN ट्रांजिस्टर है इन कॉमन इमिटर मोड, तो इसके लिए जो ये जंक्शन पोटेंशियल होती है उसका वैल्यू होता है 0.6 वोल्ट्स। तो अब हम इसे डिस्कस करेंगे कि क्या होगा जब हमारी इनपुट वोल्टेज इससे कम होगी तो किस रीजन में आएगा, जब हम इसे थोड़ा इंक्रीज करेंगे तो किस रीजन में आएगा, उससे ज्यादा इंक्रीज करेंगे तो किस रीजन में आएगा। तो अब हम यहां से इन दो इक्वेशन से इसे एक्सप्लेन करेंगे।
नाउ नंबर फर्स्ट फॉर वी आई, जो हमारी इनपुट वोल्टेज है, ये जो हम VBB कह रहे थे इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं, अगर ये लेस देन हुई 0.6 वोल्ट से, तो 0.6 वोल्ट क्या है? इट इज जंक्शन पोटेंशियल ऑफ सिलिकॉन NPN ट्रांजिस्टर। तो जंक्शन पोटेंशियल है किसकी? सिलिकॉन NPN ट्रांजिस्टर की। अगर हम इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं इससे कम, तो क्या होगा कि ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन यानी कि बेस करंट नहीं बनेगा, तो इसमें क्या होगा कि IB 0 होगा। तो ट्रांजिस्टर किस मोड में आएगा? तो ट्रांजिस्टर आएगा कट ऑफ रीजन में। क्योंकि क्यों आएगा? जो हम इमिटर को यानी कि बेस और इमिटर को इनपुट दे रहे हैं, उसकी जो जंक्शन पोटेंशियल है खुद की, वो उससे ज्यादा है, तो करंट नहीं बनेगा, जिस वजह से क्या आएगा? ट्रांजिस्टर आएगा कट ऑफ रीजन में। दैट इज इट विल नॉट कंडक्ट। तो ये कुछ कंडक्ट करेगा ही नहीं। क्यों नहीं करेगा? अगर हम यहां से फिर से एक ट्रांजिस्टर बना दो NPN, ये रहा हमारा इमिटर जो है वो इस वक्त कॉमन है, तो ऐसे ट्रांजिस्टर नहीं बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे ट्रांजिस्टर ताकि आपको आसान हो। दिस इज आवर NPN ट्रांजिस्टर। ये रहा इसका कलेक्टर टर्मिनल, ये रहा इसका इमिटर टर्मिनल और ये रहा इसका बेस टर्मिनल। तो ऐसे हम देख रहे हैं, यानी कि जो हम इनपुट दे रहे हैं, दिस इज इमिटर, दिस इज कलेक्टर एंड दिस इज बेस। तो जो हम बेस और इमिटर को वोल्टेज दे रहे हैं VI, तो वो जो इसका जो अपना जंक्शन पोटेंशियल है उससे कम है, यानी कि जंक्शन पोटेंशियल ऑफ सिलिकॉन वो इससे कम है। तो किस मोड में आएगा? ये कट ऑफ रीजन मोड में। तो ये कुछ कंडक्ट नहीं करेगा, इट विल नॉट कंडक्ट। तो जो हमारी ये कंडक्ट ही नहीं करेगा, तो कलेक्टर करंट क्या होगा? 0। दैट इज, तो क्या होगा? IC इज इक्वल टू 0। जब कलेक्टर करंट 0 है तो हमारी आउटपुट वोल्टेज किसके बराबर होगी? देयरफॉर जो हमारी आउटपुट वोल्टेज V0 इज इक्वल टू VCC। तो इस केस में क्या होगा? कट ऑफ रीजन में, तो इसमें ये कंडक्ट नहीं करेगा, कलेक्टर करंट भी 0 आएगा, तो हमारी आउटपुट वोल्टेज किस वोल्टेज के बराबर होगी? VCC की। अब नेक्स्ट रीजन लेंगे, यानी नंबर 2 फॉर जब हम इनपुट को क्या करेंगे? VI ये ग्रेटर देन है 0.6 वोल्ट से, बट VI इज लेस देन 1 वोल्ट। यानी कि अब ये हिस्सा लेंगे हम कि जो हमारी इनपुट वोल्टेज है ये अब ज्यादा हुई किससे? जंक्शन पोटेंशियल से। किसके दरमियान है? 0.6 to 1 वोल्ट। तो इसमें क्या होगा कि अब ये फॉरवर्ड बायस्ड मोड में आ गया, क्योंकि इसकी पोटेंशियल ज्यादा है एज कंपेयर टू जंक्शन पोटेंशियल। तो ये किस मोड में आ गया? ये आता है फॉरवर्ड बायस्ड मोड में। तो फॉरवर्ड बायस्ड मोड में क्या होगा? जब बेस करंट मिलेगा इसे, यानी कि IB अब मिलेगा इसे, तो यहां से हमें कलेक्टर करंट भी मिलेगा IC, तो कलेक्टर करंट भी इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। जो ही हम फॉरवर्ड बायस्ड मोड में इस रीजन में लेके आए तो IC इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज हुआ? क्योंकि हमने बेस करंट को इंक्रीज किया, इनपुट करंट को इंक्रीज किया, जिस वजह से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा होंगे, तो कलेक्टर करंट भी उस वजह से बढ़ेगा। जो ही कलेक्टर करंट बढ़ेगा तो इस इक्वेशन में क्या होगा? कलेक्टर करंट बढ़ रहा है तो V आउटपुट जो है वो क्या होगा? वो डिक्रीज होना शुरू होगा, क्योंकि ये बढ़ रहा है, दिस इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट से इंक्रीज्ड वैल्यू घटा दो तो उससे क्या मिलेगा? तो आउटपुट वोल्टेज जो है वो आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। तो पहले ही कहा था ग्राफ में कि जो V आउटपुट है इट इज इक्वल टू VC कलेक्टर इमिटर वोल्टेज, तो वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। तो क्या होगा कि वो आउटपुट वोल्टेज जो है वो डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि कलेक्टर करंट बढ़ रहा है, जिस वजह से पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ेगा तो आउटपुट वोल्टेज जो है वो घटती जाएगी। अब क्या होगा इसके बाद कि अगर हम फिर से अब हम इससे ज्यादा करेंगे इसे, यानी कि अब जो हम तीसरा रीजन पढ़ेंगे तो इसमें किस मोड में आया था ये? इस रीजन में तो ये आया था एक्टिव मोड में।
तो अभी हमने पढ़े दो रीजन्स कि कब ये ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन में था, क्या हुआ उसमें, अब ये किस मोड में आया, एक्टिव मोड में, तो क्या हुआ उसमें। अब जो नंबर थर्ड है, तो नंबर थर्ड में क्या होगा, फॉर जो हमारी Vi है उसे हम ग्रेटर देन कर रहे हैं 1 वोल्ट से। इस रीजन में हमने उससे ग्रेटर देन किया था 0.6 वोल्ट से, बट लेस देन 1 वोल्ट से। तो जो ही हम इसे इंक्रीज कर रहे हैं 1 वोल्ट से, तो ट्रांजिस्टर में जो IC है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि वो मैक्सिमम वैल्यू की तरफ बढ़ रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो जितना ये ज्यादा होगा उतनी V0 यानी कि आउटपुट वोल्टेज कम होती जाएगी। तो जितनी आउटपुट वोल्टेज कम होती जाएगी तो क्या होगा कि जितना ये ज्यादा बढ़ता गया तो V आउटपुट क्या है कि वो डिक्रीज होना ज्यादा स्टार्ट होगा, डिक्रीजेस, एंड वी कैन से इट टेंड्स टू 0, यानी कि ये टेंड कर रही है टुवर्ड्स 0। तो जब हमने 0 रीजन की तरफ आ रहे हैं तो 0 रीजन हमारा क्या होता है, सैचुरेशन रीजन। नाउ अगर हम इससे ज्यादा इंक्रीज करेंगे, इनपुट वोल्टेज को 2 वोल्ट रख लो, फिर भी IC मैक्सिमम बनेगा, 3 रख लो, 4 रख लो, तब तक कि ये जब 0 तक पहुंच जाएगी। तो क्या हुआ, हम देख रहे हैं कि जब हम इनपुट वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं तो आउटपुट वोल्टेज यानी कि ये करंट पोटेंशियल ड्रॉप RC IC ज्यादा होता है, V0 जो है वो डिक्रीज होता है और टेंड कर रहा है टुवर्ड्स 0। तो प्रैक्टिकली ये सेम होगा फॉर ऑल Vi इज इक्वल टू, यानी कि जो Vi ग्रेटर देन है 1 के, तो प्रैक्टिकली ये अब इससे ये टुवर्ड्स 0 की तरफ ही जाएगा। तो हमें मिली कलेक्टर इमिटर वोल्टेज टुवर्ड्स 0 की तरह। तो उस रीजन को हम क्या कहते हैं, सैचुरेशन रीजन, जो पहले ही मैंने ग्राफ में कहा था। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि जब ये इस रीजन को हमें छोड़ना है, यानी कि अगर हम अब क्या करेंगे, तो फिर से कह रहा हूं ये वाला, तो क्या हुआ, करंट ज्यादा हुआ बट जो हमारी आउटपुट वोल्टेज है वो टेंड हो रही है टुवर्ड्स 0। तो जो रीजन हमें 0 यानी कि 0 वोल्टेज एक्सिस पे मिल रहा था, जहां सारे कर्व्स मिल रहे थे, उसी को तो हम कह रहे थे सैचुरेशन रीजन। जब ये सैचुरेशन रीजन और कट ऑफ रीजन में ड्राइव कर रहा है ट्रांजिस्टर, तो एज ए स्विच कर रहा है, क्योंकि इस वक्त तो ये क्या होगा, ऑन, बट कट ऑफ रीजन में क्या था, ये ऑफ। तो अगर हम इसे ऐसे एक ग्राफ के जरिए फिर से पढ़ेंगे कि जो हम इनपुट और आउटपुट वोल्टेजेस दे रहे हैं, यानी कि ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स, तो अगर हम 3 रीजन्स बनाएंगे, जो हमारे कट ऑफ रीजन थे, एक्टिव रीजन था और सैचुरेशन रीजन था, A, B और C। ये रहा हमारा आउटपुट वोल्टेज V आउटपुट, और ये रही हमारी इनपुट वोल्टेज Vi। तो जब हमारी इनपुट वोल्टेज लेस देन 0.6 वोल्ट से थे, यानी कि जो 0.6 से लेस देन थी, तो किस मोड था मैं, वो तो कट ऑफ मोड में था, यानी कि जो ये है इसे हम कहेंगे कट ऑफ, और ये जो है ये एक्टिव है, और दिस इज सैचुरेशन। तो 3 रीजन है हमारे पास। जब हमारी इनपुट वोल्टेज कम थी, यानी कि लेस देन 0.6 से, यानी कि इससे लेस देन थी, तो क्या हुआ था हमारा, यानी कि अब इनपुट वोल्टेज थी, तो हमारा ट्रांजिस्टर आया था कट ऑफ मोड में। तो हम वो कट ऑफ मोड यहां डिनोट करेंगे। जो ही हम क्या कर रहे हैं कि इनपुट वोल्टेज को ग्रेटर कर रहे हैं 0.6 से टू कहां तक, 1 वोल्ट तक, तो वो किस रीजन में आता है, वो आता है एक्टिव रीजन में। तो ये यहां एक्टिव रीजन में चला जाएगा। जो ही क्या हुआ कि इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन हुई 1 वोल्ट की, इससे ऊपर जितने भी है, तो फिर से इसने एक सैचुरेशन मोड लिया कि ऐसे चला गया। तो C में सैचुरेशन मोड, B में एक्टिव मोड और A में कट ऑफ मोड। तो ये मोड हमें किसी काम का नहीं है इसमें, क्योंकि ये एज एन एम्पलीफायर इसमें काम करेगा। बट जो हमारा ट्रांजिस्टर है वो इस और इसमें ड्राइव हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, कट ऑफ में ये ऑफ रहेगा और जो सैचुरेशन है उसमें ऑन रहेगा। तो जो ऑन और ऑफ डिवाइस हो रहा है उसी को तो हम कह रहे हैं स्विच। अब नटशेल में फिर से कह रहा हूं, नटशेल में क्या है कि ट्रांजिस्टर एज ए स्विच हम कैसे पढ़ते हैं। जब हमने इनपुट वोल्टेज दी, इनपुट वोल्टेज थी जंक्शन पोटेंशियल से कम, तो हमारा बेस करंट ही नहीं बना, ना ही कलेक्टर करंट बना, तो आउटपुट वोल्टेज थी किसके बराबर, वो थी VCC के बराबर। अब हमने क्या किया कि अब हम सैचुरेशन मोड में गए। सैचुरेशन मोड में हमने अपनी इनपुट वोल्टेज तो इंक्रीज की, यानी कि हमने इनपुट वोल्टेज इंक्रीज की, तो इससे क्या हुआ, कलेक्टर करंट ज्यादा हुआ। तो जो हमारी आउटपुट वोल्टेज V आउटपुट विच इज इक्वल टू VCC माइनस
IC/RC। तो जो ही कलेक्टर करंट मैक्सिमम हो रहा है तो वो VCC से घटता जाएगा, और जो ये आउटपुट वोल्टेज है वो किस में आ गई, जीरो में, तो वो टुवर्ड्स यहाँ आ रही है, तो कहाँ चला जाता है, ऑफ रीजन में। और जब ही हम इसे इंक्रीज कर रहे हैं यानी कि वो किस मोड में आता है, सैचुरेशन मोड में, यानी कि इस मोड में चला जाता है तो ऑन होता है। जो ही हम उससे डिक्रीज कर रहे हैं यानी कि ट्रांजिस्टर को रिवर्स मोड में लेके आते हैं। असल में उस वक्त क्या होती है, जंक्शन पोटेंशियल ऑफ इमिटर और बेस की ज्यादा होती है हमारी इनपुट वोल्टेज से, तो उस वक्त वो इस रीजन में आता है, दैट इज ऑफ रीजन। तो ये था ट्रांजिस्टर एज ए स्विच कैसे काम करता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी कोई डाउट हो तो कमेंट्स में कह देना।